हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे सेल साइकिल के बारे में। सेल साइकिल सेल में होने वाले ऐसे सेल्यूलर इवेंट्स होते हैं जिनकी वजह से सेल के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ होती है। ये सेल एक सेल से अल्टीमेटली दो सेल में डिवाइड हो जाती है। तो एक सेल से दो सेल में डिवाइड होने के लिए सेल को कौन कौन से सेल्यूलर इवेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जब हम बात करते हैं सेल साइकिल की, तो सेल साइकिल G1 फेज, S फेज और G2 फेज। अगर हम बात करें सेल साइकिल के इवेंट्स की, तो सेल साइकिल दो फेज में डिवाइड होती है। एक होती है इंटरफेज और एक होती है माइटोटिक फेज, या इसको हम डिविजनल फेज भी कहते हैं। ये जो इंटरफेज होती है, ये इंटरफेज लास्ट करती है 23 आवर्स के लिए। अगर हम बात करते हैं एक सेल साइकिल की, तो सेल साइकिल को होने में, मतलब एक सेल से दो सेल बनने में टोटल 24 आवर्स का टाइम लगता है। जबकि अगर हम इंटरफेज की बात करें, जिसे हम प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं, अब इसको प्रिपरेटरी फेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस फेज में सेल जो है वो डिवीजन के लिए तैयार होती है, प्रिपेयर होती है, इसलिए इंटरफेज को हम प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं। ये फेज टोटल मतलब प्रिपरेशन करने में ज्यादा टाइम लगता है सेल को, इसलिए इसमें सबसे ज्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट हो रही है 23 आवर्स की। मैंने आपको बताया कि टोटल सेल साइकिल जो है वो कितने टाइम में होती है, वो होती है 24 आवर्स में। तो अगर हम बात कर रहे हैं इंटरफेज की, जिसे हम प्रिपरेटरी फेज बोल रहे हैं, तो ये लास्ट करती है 23 आवर्स के लिए। और जबकि माइटोटिक फेज या इस फेज में सेल डिवाइड होती है अल्टीमेटली, इसमें प्रिपरेशन नहीं होती, प्रिपरेशन हो चुकी है, प्रिपरेशन होने के बाद सेल जो है वो डिवाइड होती है। तो जब ये सेल डिवाइड हो रही है, तो डिवीजन में इसके कितना टाइम लग रहा है? इसके डिवीजन में लग रहा है टोटल 1 आवर। मतलब आप देख सकते हैं कि प्रिपरेशन में लग रहा है 23 आवर और डिवीजन में लग रहा है 1 आवर। तो यहाँ पर जो इंटरफेज होती है, ये इंटरफेज फिर हम देखते हैं तो ये डिवाइड हो जाती है किस फेज में? G1 फेज में। G1 फेज में जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर G और S फेज में, और फिर आपकी आती है G2 फेज। तो G1 फेज, S फेज और G2 फेज, ये किन की फेजेस है? ये इंटरफेज की फेजेस हैं। अब यहाँ पर G1 फेज की अगर हम बात करें, तो G1 फेज में क्या होता है सेल के अंदर? तो G1 फेज में जितना भी सेल्यूलर कंटेंट है वो डबल हो जाता है। डबलिंग क्यों होना जरूरी है G1 फेज में सेल्यूलर कंटेंट की? क्योंकि G1 फेज में सेल जो है वो प्रिपेयर कर रही है, प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है कि एक सेल से दो सेल में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर G1 फेज में जितना भी सेल्यूलर कंटेंट है, सेल ग्रो करती है, सेल अपने साइज को बढ़ाती है और सेल्यूलर कंटेंट जो है वो डबल होता है। इसके बाद बात करते हैं S फेज की। तो S फेज इंटरफेज की एक फेज होती है जिसमें कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन किस फेज में होता है? सेल डिवीजन की। तो सेल डिवीजन की इंटरफेज की S फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। और डीएनए का रेप्लिकेशन किस एंजाइम के द्वारा होता है, किस एंजाइम के थ्रू होता है? तो बच्चों आप ये कमेंट्स करके हमें बताएंगे कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो किस एंजाइम के थ्रू होता है। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, यहाँ पर जो आपका सेंट्रियोल है वो भी डुप्लीकेट हो जाता है। सेंट्रियोल में भी क्या होता है? डुप्लीकेशन हो जाता है। हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जा रहा है। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो एस फेज से आती है, एस फेज के बाद आती है G2 फेज। तो G2 फेज में क्या हो रहा है? आपने एक प्रोटीन का नाम सुना होगा, जिस प्रोटीन का नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन। क्या नाम है? ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का काम क्या होता है? स्पिंडल फाइबर्स को बनाना। इस ट्यूबुलिन प्रोटीन का काम क्या है? स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करना। तो यहाँ पर जो G2 फेज होती है, G2 फेज के बाद डायरेक्टली आती है आपकी माइटोटिक फेज या डिविजनल फेज। तो माइटोटिक फेज होने से पहले G2 फेज, मतलब सारी प्रिपरेशन अब कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद सेल सीधे डिवाइड होगी, मतलब सेल किस फेज में जाएगी? माइटोटिक फेज में जाएगी। तो यहाँ पर ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। सेल जो है चेक करती है कि जो डीएनए है वो प्रॉपरली फॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर G2 फेज जो है
G2 फेज में आपकी ट्यूबुलिन प्रोटीन बनी। देन आफ्टर सेल किस फेज में चली जाती है, आपकी माइटोटिक फेज में चली जाती है। और माइटोटिक फेज जो है वो कितनी फेजेस में डिवाइडेड होती है, मैंने आपको बताया कि माइटोटिक फेज जो है वो केवल 1 आवर की होती है। 1 आवर की सेल मतलब 1 आवर में ही आपके कौन कौन से सेल्यूलर इवेंट्स हो जाते हैं, तो प्रोफेज, P फॉर प्रोफेज, M फॉर मेटाफेज, A फॉर एनाफेज और T फॉर टीलोफेज। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फाइनली आता है साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। तो फाइनली जो एक सेल है, ये एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाती है। मतलब एक सेल का जो भी कंटेंट था वो कहां पहुंच गया, वो पहुंच गया आपकी 2 सेल में। मतलब एक सेल से सेल साइकिल के थ्रू सेल डिवाइड होकर के अल्टीमेटली एक सेल ने बना दी 2 सेल। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये तो आपके हो गए सेल्यूलर इवेंट। सेल साइकिल क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आप जानते हैं कि सेल ग्रो हो रही है तो ग्रो हो रही है बिकॉज ऑफ द सेल साइकिल। अब अगर आपने सुना हो कैंसर, कैंसर एक बहुत जिसे कहते हैं डेंजरस डिजीज है, बीमारी है, जिससे आज इंडिया में बहुत लोग जो है वो मर रहे हैं। अब इस बीमारी का कारण क्या है, साइंस के अकॉर्डिंग, बायोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो इस बीमारी का कारण है कि यहाँ पर जो ये सेल साइकिल आपने देखी, ये सेल साइकिल में जब ये सेल जो है अनलिमिटेड ग्रोथ करती है, अनलिमिटेड सेल डिवीजन करती है, तो क्या होता है, आपकी सेल जो है वो अनलिमिटेड ग्रो करके मासेस ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। और जब ये मासेस ऑफ सेल्स बनते हैं तो ये बना देते हैं ट्यूमर, और ट्यूमर से फिर फाइनली कैंसर लीड करता है। अब अगर हम बात करें कि कैंसर जो है, कैंसर सेल्स की अगर हम बात करें तो कैंसर सेल एक ट्रैफिक वायलेटर होती है। ट्रैफिक वायलेटर का मतलब क्या है, मतलब आपने देखा होगा कि जब आप जा रहे हैं, आप बहुत जल्दी में होते हैं, तो क्या होता है कि आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, आप रेड लाइट को क्या करते हैं, ब्रेक करके और सीधे निकल जाते हैं। तो यही समझ लीजिए कि जो सेल साइकिल में जो चेक पॉइंट्स होते हैं, जो फाइनली ये चेक करते हैं कि सेल में सारी चीजें प्रॉपरली रेगुलेट हो रही है कि नहीं, डीएनए कंटेंट जो है वो प्रॉपरली बना है कि नहीं, ट्यूबुलिन प्रोटीन या अदर प्रोटीन्स का प्रॉपरली फॉर्मेशन हुआ है कि नहीं, तो ये सारा कुछ चेक किया जाता है सेल साइकिल में चेक पॉइंट्स के थ्रू। तो जो चेक पॉइंट्स है, मान लीजिए ये आपकी रेड लाइट्स है, तो इनको रेड लाइट्स को आप अगर फॉलो करेंगे, रेड लाइट्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ना के बराबर होंगे या नहीं होंगे। लेकिन अगर रेड लाइट्स को आप फॉलो नहीं करेंगे, ट्रैफिक रूल्स को आप फॉलो नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप एक्सीडेंट जो है वो हो सकता है या हो जाए, है ना। तो यहाँ पर अगर हम सेल की बात करें तो सेल साइकिल में जब सेल, नॉर्मल सेल जो है वो ओबे द रेड लाइट, है ना, मतलब जो चेक पॉइंट्स हैं उनको ओबे करती है। लेकिन जो कैंसरस सेल्स हैं, ये कैंसरस सेल्स चेक पॉइंट्स को ओबे ना करते हुए डीएनए को रेप्लिकेट करते जाते हैं। देन क्या होता है, डीएनए डैमेज होता है, और ये जो डीएनए डैमेज है ये अल्टीमेटली फाइनली जो आपकी सेल 1 से 2 सेल में कन्वर्ट हुई है, उस सेल के अंदर भी ये आपका डैमेज डीएनए जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये डैमेज डीएनए आगे ग्रो करके इस के थ्रू क्या करते हैं, फिर अनलिमिटेड सेल्स, इस तरीके की सेल्स जिनमें जो आपका डीएनए है वो डैमेज है, इस तरीके की सेल्स बनाते हैं। और जब डीएनए डैमेज हो जाता है तो ये फाइनली लीड करता है एक डिजीज को, बीमारी को, जिसका नाम है कैंसर। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर जो भी चीजें मैंने बताई हैं वो समझ में आई होगी। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और ये कि यहाँ पर एक और फेज होती है जिसे हम G0 फेज कहते हैं, या इसको क्वेश्चन फेज भी कहा जाता है, या इसको रेस्टिंग फेज भी हम कहते हैं। तो रेस्टिंग फेज में हमारी बॉडी की कौन सी सेल्स हैं जो रेस्टिंग फेज में जाती हैं, तो उनमें आती हैं आपकी हार्ट सेल्स, नर्व सेल्स जिनसे हमारा नर्वस सिस्टम बना होता है, और ब्लड सेल्स मींस आरबीसीज। तो ये ऐसी सेल्स हैं जो कि रेस्टिंग फेज में जाती हैं। मतलब अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर इन सेल साइकिल के थ्रू आपने ये समझा होगा कि ये हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जिसको हम पढ़ रहे हैं, सेल साइकिल, है ना। तो यहाँ हम इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे चेक पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि सेल के अंदर सेल की इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए जरूरी रहता है। जुड़े रहिए हमारे साथ। ज्ञान से विकास,
बायो भक्ति वेदा के साथ।